हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 2 है उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर इसे सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न के अंदर बच्चों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सूक्ष्मजीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी। नील हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन। अगला है एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ईस्ट। ठीक है। चौथा है एजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है, तो ये जीवाणु से होता है। तो ये सभी का उत्तर है। क में आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी, ख में नाइट्रोजन, ग में ईस्ट और घ में जीवाणु। ठीक है। तो पहले प्रश्न के अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, हमने कर ली। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में सही शब्द के आगे सही का राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसका उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। क है दूसरे प्रश्न का, चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एल्कोहल, ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ख है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन वो प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है और ईस्ट भी नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं। मलेरिया का परजीवी वाहक होता है, यह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली नहीं होते। संसरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन सा है, घ में बताना आपको। तो चिंटी नहीं है, ड्रैगन मक्खी नहीं है, मकड़ी नहीं है, घरेलू मक्खी घर में पाई जाती है वो होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। उष्णता, पीसना, मारने के कारण, ये तीनों नहीं है इसके अंदर। इसका सही कारण है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। च है दूसरे का, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का क्या नाम है। तो इसका हो जाएगा किण्वन है इसका नाम। ठीक है। और ये सभी का उत्तर है। क में दूसरा होगा, ख में 2 होगा, ग में 1, घ में दूसरा से होगा, अड़ में 3 होगा और च में भी तीसरा होगा। यहाँ से भी आप इनके उत्तर देख सकते हैं। आगे बढ़े। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना। ठीक है ना। तो कॉलम 1 में दे रखा है जीवाणु, इसमें 5 हो जाएगा हेजा का कारक। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है पहला। ग में लैक्टोबैसिलस है, इसके अंदर ये इधर का कॉलम का दूसरा था, दही से जमना, उससे मिलान करना है। सीधा उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है। ईस्ट का मिलान तीसरे से करना है, ब्रेड की बैंकिंग से। एक प्रोटोजोआ, इसमें हो जाएगा मलेरिया का कारक होता है चौथा। एक विषाणु, एड्स का कारक छठा। तो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैंने मिला दिया है। अब चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। क्या सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, यदि नहीं तो कैसे देखा जा सकता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे हैं। इतनी सी बिंदी बना दूं ना, इससे भी सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, क्योंकि आंखों से देख सकते हैं। बिना आंखों के द्वारा जिसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत छोटे होते हैं सूक्ष्म जीवों को, केवल हम सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, ये पूछा है 5वें प्रश्न में। तो 4 मुख्य वर्ग है। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु का स्पाइरल होगा, ठीक है ना, स्पाइरल और छड़नुमा। कवक, इसका उदाहरण होगा पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ के उदाहरण हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम। और शैवाल का हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ठीक है बच्चों, 4 वर्ग पूछे थे कौन से प्रश्न में, 5वें में। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताने। तो मिट्टी के अंदर कौन कौन से करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु करता है, इसके अलावा नीले हरे शैवाल है। ये दोनों मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखी हैं, 10 लाभ लिखने हैं सूक्ष्म जीवों के। ठीक है। तो जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड एवं दही, केक आदि बनाने में किया जाता है। जीवाणु किण्वन में सहायक होते हैं। दूसरा, तीसरा हो जाएगा जीवाणु अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड निर्माण में भी सहायक होते हैं। चौथा, इनका फायदा हो जाएगा जीवाणु है मनुष्य और जंतुओं को बीमारी से बचाते हैं। 5वां हो जाएगा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। छठा है जीवाणु का प्रयोग औषधि दवा बनाने में भी किया जाता है। 7वां हो जाएगा जीवाणु कृषि यानी खेती में मृदा की यानी मिट्टी की उर्वरता वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। टीका या वैक्सीन बनाने में भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अचार, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु सहायक होते हैं। और जीवाणु पेड़ पौधों और रोगों से बचाने में भी उपयोग होते हैं। बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो पेड़ पौधों और जंतुओं को रोगों से बचाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए।
कहने का मतलब है हानि यानी नुकसान क्या क्या होते हैं। तो कुछ जीवाणु पौधे और खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं, खाद्यान्नों है ना खाने वाली चीज़ें। कुछ जीवाणु मनुष्य और पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा हो जाएगा कुछ कवक है फंजाई, वो पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक दाद खाज खुजली जैसे चर्म रोग है ना चमड़ी में होने वाले रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्यों में। इसके अलावा हो जाएगा कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर यानी जहरीला बनाकर नष्ट कर देते हैं। छठा हो जाएगा कुछ कवक हमारे चमड़े, लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या नष्ट कर देती है, उनकी वृद्धि या ग्रोथ को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। इनके उदाहरण क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, इनके उदाहरण है। और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस सावधानियों की बात कर लेते हैं बच्चों। तो हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। कहने का मतलब वह डॉक्टर दे तभी लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है कि हम जब दवाई लेते हैं तो हमारे अंदर अगली बार जो जीवाणु बनेंगे वो क्या प्रतिरोधी बन जाएंगे, ज़्यादा दवाई लेने से अगली बार वो असर नहीं करेंगी। ठीक है ना, उन्हें पता चल जाएगा पहले वाली औषधि लिए, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उतनी लेनी चाहिए, अपने आप मेडिकल से खरीद कर नहीं लेनी चाहिए, ये सावधानी रखनी चाहिए। ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।